हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जून मंथ के इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर 2020 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की स्टडी करने में काफ़ी मदद करेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य स्मार्ट स्टडी और इजी लर्निंग को प्रमोट करना है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी करंट अफेयर रिलेटेड और अदर जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स की वीडियोस समय पर मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मंथ में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के इश्यूज थे उनमें थे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, इंडियाज एनर्जी कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ग्लोबल वैक्सीन समिट और गाफा टैक्स, G7 क्लब और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनमें से कुछ टॉपिक्स पिछले मंथ की IR की वीडियो में भी मैंने कवर किए हुए हैं, बाकी मैं इस वीडियो में वापस से उनको कुछ को कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है दोस्तों इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक बायलैटरल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। ये एक वर्चुअल समिट था क्योंकि आपको पता है कि अभी कोविड-19 सिचुएशन से पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है, तो जो समिट्स हो रहे हैं वो भी वर्चुअली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या खास बातें सामने आई। तो की आउटकम्स ऑफ द समिट ये रहे कि एलिवेटेड द बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के बायलैटरल पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, तो वो अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या क्या स्टेप्स हैं जो ले रहे हैं, तो देखते हैं कि एक तो एलिवेटेड द 2+2 एंगेजमेंट टू द लेवल ऑफ फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स वेयर स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस विल बी टेकिंग प्लेस every 2 years. India already has such mechanism with USA and Japan. अब अगर आप करंट अफेयर को रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि 2+2 डायलॉग जो है इंडिया यूएसए के साथ में और जापान के साथ में ऑलरेडी कर रहा है। अब इंडिया ने ये सोचा है कि इसी तरीके का डायलॉग अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी शुरू किया जाए। अब 2+2 डायलॉग में होता क्या है, तो होता ये है कि यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर, दोनों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर आकर के मिलते हैं और वो डिस्कशन करते हैं कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक सिचुएशंस के बारे में, और उसके जो आउटकम्स होते हैं उनको फ्यूचर में दोनों नेशन मिलकर के अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा इस समिट में MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मटेरियल पे भी सहमति बनी थी। तो दोनों नेशन मिलकर के माइनिंग और जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं उनकी फील्ड में, जैसे कि आप कह सकते हो एटॉमिक मटेरियल्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया, या फिर आजकल लिथियम का भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो लिथियम हो गया, या फिर ऑयल रिजर्व्स होते हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं। तो इनके एक्सप्लोरेशन को लेकर के दोनों नेशन कोऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट वो साइन किया गया। तो इस एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों की नेवल फोर्सेस एक दूसरे के, इस एग्रीमेंट का फायदा ये है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के नेवल शिप्स अब एक दूसरे के पोर्ट्स का यूज करके वहां पे पेट्रोलिंग के अलावा फ्यूलिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मेरीटाइम कोऑपरेशन और ज्यादा फर्दर एक्सपांड होगा। तो ये पर्पस रहा है। आपको पता होगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्वाड ग्रुपिंग का भी हिस्सा है, और क्वाड ग्रुपिंग का पर्पस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करना है। तो उसमें भी ये एग्रीमेंट काफी हेल्प करेगा। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन शेयर्ड विजन फॉर मेरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो दोनों नेशन ने मिलकर के एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी तैयार किया है जो कि उनका इंडो पैसिफिक रीजन में किस तरह से मेरीटाइम कोऑपरेशन होगा उसके बारे में बताएगा। तो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ हैश पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान रखना क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आने की काफी चांसेस होती हैं। जैसे कि मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इज सीन इन द फॉर्म ऑफ
जॉइंट एक्सरसाइजेज लाइक ओजी इंडेक्स 2019, ओस्ट्रा हिंड। तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है कि काकाडू बाइएनियल एक्सरसाइज किसके बीच में परफॉर्म होती है, इंडिया किस नेशन के साथ में परफॉर्म करता है काकाडू बाइएनियल एक्सरसाइज को। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में, और एक्सरसाइज पिच ब्लैक जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के साथ में परफॉर्म की जाती है। आगे देखते हैं कोऑपरेट इन वेरियस मल्टीलेटरल फोरा। एग्जाम्पल है जैसे कि क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आसियान रीजनल फोरम, G20 और ईस्ट एशिया समिट्स। तो ये जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेशन करते हैं और दोनों इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज एनर्जी कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज। अब नेबरिंग कंट्रीज में जो यहाँ पर हमने लिया है उसमें इंडिया और भूटान, इंडिया और नेपाल और इंडिया और म्यांमार के बीच में किस तरह से एनर्जी का कोऑपरेशन हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो नियर बाई कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके साथ इंडिया मिलकर के एक अच्छा एनर्जी कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि फ्यूचर में एनर्जी की डिमांड को फुलफिल किया जा सके। तो अभी इसमें यह है कि इंडिया और भूटान साइंड अ पैक्ट फॉर फर्स्ट जॉइंट वेंचर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो इंडिया और भूटान ने मिलकर के अभी एक पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइन किया है। तो इनका यह ऐसा सीन है कि 600 मेगावाट का एक कुलोंगचू प्रोजेक्ट था। इस पार्ट ऑफ 4 प्रोजेक्ट एग्रीड इन 2008, अदर 3 बीइंग बुनाखा, वांगचू, चमखारचू। तो दोस्तों आपको इन सबके नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए, कुलांगचू, बुनाखा, वांगचू, चमखारचू। तो ये जो नाम है दोस्तों ये एक्चुअली यूपीएससी इसी तरह से क्वेश्चन पूछती है कि कंट्री का नाम दे देगी और डैम का नाम दे देगी, तो उससे एसोसिएट करवा के मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी इसके अलावा ये एक पॉइंट है कि इट इज 50-50 जॉइंट वेंचर बिटवीन सतलज जल विद्युत निगम, हिमाचल प्रदेश PSU, भूटानीज ड्रंक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नी भी याद होगा तो भी चल जाएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड। अब इंडिया और नेपाल में भी जो है एनर्जी का कोऑपरेशन होता है। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने साइन किया था एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट इन 2014 दैट कमिट्स बोथ कंट्रीज टू बाई एंड सेल इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ शॉर्टेज। तो जब भी किसी भी कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होगी तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई प्रोवाइड करेगी। इस तरीके का एक पावर ट्रेड एग्रीमेंट 2014 में इंडिया और नेपाल ने दोनों ने मिलकर साइन किया था। इसके अलावा यह है कि देयर आर 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटीज ऑपरेशनल बिटवीन टू। तो आप देख सकते हो कि इंडिया का नेपाल के साथ तो ऑलरेडी कितना ज्यादा एनर्जी का कोऑपरेशन है ऑलरेडी। तो वहां पे पहले से ही 22 क्रॉस बॉर्डर पावर एक्सचेंज फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल है। और इसके अलावा इंडिया ने एक महाकाली ट्रीटी भी साइन की थी 1996 में। आपको ये अच्छे से याद रखना चाहिए कि महाकाली ट्रीटी किन दो नेशंस के बीच में साइन हुई थी, तो इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। और एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर के ये ट्रीटी साइन हुई थी 1996 में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो ये काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस कंट्री में है, इंडिया की किस नेबरिंग कंट्री में पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, एस्टेब्लिश किया है इंडिया ने। तो आप नेपाल पे टिक कर देना। तो अब देखते हैं दोस्तों इंडिया और म्यांमार के बीच में जो एनर्जी का कोऑपरेशन है वो किस तरह से है। इंटरकनेक्शन ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम मोरे मणिपुर टू तामू म्यांमार, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया टू म्यांमार। तो आपको ध्यान होगा कि ये इंडिया के मैप में मणिपुर कुछ यहाँ पे आता है, इस जगह पे लोकेटेड है। तो जो मणिपुर है, मणिपुर में एक मोरे नाम से डिस्ट्रिक्ट है, मोरे तामू नाम से जो म्यांमार में डिस्ट्रिक्ट है उससे कनेक्ट होती है और इनके बीच में एक एनर्जी का कोऑपरेशन होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर होता है इंडिया और म्यांमार के बीच में। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि जो
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर में 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं। 5 तो कौन कौन से परमानेंट मेंबर है? एक तो यूएस है, दूसरा चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस। ठीक है, तो ये तो परमानेंट है। बाकी नॉन परमानेंट 10 मेंबर होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए? 15 मेंबर हो गए। तो 15 में से 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। तो इस बार ये है कि इंडिया 2021 से 2 साल तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर रहेगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स होंगी जो इंडिया को मिलेगी, क्योंकि वो भी अब नॉन परमानेंट मेंबर होगा। बट इनके पास वीटो पावर नहीं होती है। वीटो पावर इन 5 नेशंस के पास ही होती है केवल। ठीक है, मतलब वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर कोई रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में लाया जाता है तो उसको कैंसिल आउट करने की पावर होती है इनके पास में, इन 5 नेशन के पास में। उसी को वीटो पावर कहते हैं। वो उसके ऊपर अगर उनमें से कोई भी एक नेशन उसको कैंसिल आउट कर देता है तो वो एग्रीमेंट फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं लाया जा सकता है। ऐसी पावर इनके पास नहीं होती है नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास में। अब जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से होता है। उनमें से दोस्तों आप देखिए कि अफ्रीका से 2 नेशन सेलेक्ट किए जाते हैं 2 साल के लिए। हर 2 साल के लिए 2 मेंबर नेशन सेलेक्ट किए जाते हैं। इसी तरह से एशिया से 3 सेलेक्ट किए जाते हैं। लैटिन अमेरिका से और कैरिबियन आइलैंड से भी 2 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। वेस्टर्न यूरोप से भी 2 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है और ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, ईच ईयर जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स फॉर अ 2-year टर्म फॉर अ 2/3 मेजोरिटी। तो एक तो जो सिलेक्शन होता है ना नॉन परमानेंट मेंबर का, वो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उसके लिए वोटिंग में। ठीक है, जब जनरल असेंबली में वोटिंग होती है तो 2/3 मेजोरिटी जिसके पास होगी सिर्फ वही नॉन परमानेंट मेंबर बन सकता है। इसके अलावा ये होता है कि अ रिटायरिंग मेंबर इज नॉट एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन। द इलेक्शन इज हेल्ड बाय सीक्रेट बैलेट्स एंड देयर आर नो नॉमिनेशन। जिस कंट्री का टेन्योर पूरा हो जाता है, 2 साल का टेन्योर होता है, वो पूरा हो जाता है तो वो वापस से री इलेक्शन के लिए पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें एक खास बात ये भी रहती है कि जो सीक्रेट बैलेट होता है उसका यूज किया जाता है। सीक्रेट बैलेट का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे एक नेशन दूसरे नेशन की वोटिंग को देख नहीं सकता है, ताकि उनके रिलेशन से प्रभावित नहीं हो पाते हैं उसकी वजह से। इसके अलावा देखें तो द 10 नॉन परमानेंट सीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये रीजनल बेसिस पे कैसे होती है। तो चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अभी रिसेंटली में एक यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो इसमें खास बात यह है कि वियतनाम नेशनल असेंबली ratified the European Union Vietnam Free Trade Agreement and the European Vietnam Investment Protection Agreement, paving the way for it to take effect। एक्चुअली इस इशू के करंट अफेयर में होने का पर्पज ये है, यूरोप ने वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जबकि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। तो एक्चुअली एक तरीके का क्रिटिसिज्म भी है ये कि इंडिया अभी तक सक्सेसफुली यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया के यूरोप के साथ में कुछ इश्यूज हैं जो कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी के तहत आते हैं, तो वो उनको लेकर के कुछ सहमति बन नहीं पा रही है। इस वजह से इंडिया और यूरोप के बीच में अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं बन पाया है, जबकि वियतनाम ने काफी तेजी दिखाते हुए एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो अब इसमें देखते हैं खास बात क्या है। EVFTA इज द सेकेंड FTA है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड आसियान कंट्री आफ्टर सिंगापुर। तो जो आसियान कंट्रीज है आपको पता होगा वो 10 मेंबर्स का ग्रुप है, उसमें से सिंगापुर और वियतनाम इन 10 मेंबर्स के पार्ट हैं। तो केवल सिंगापुर और वियतनाम ही ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने अभी तक प्रॉपरली यूरोपियन यूनियन के साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है। सो इट वुड एबोलिश 99% ऑफ कस्टम ड्यूटीज। इसमें जो खास बात देखने को मिल रही है, इट वुड एबोलिश 99% ऑफ कस्टम ड्यूटीज, एलिमिनेट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बाय अलाइनिंग रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स लाइक कार्स, मेडिसिन्स एंड एंश्योर ईजियर मार्केट एक्सेस फॉर बोथ यूरोपियन एंड वियतनामीज कंपनीज। तो इस तरह से जो है इन्होंने कोऑपरेट किया है एक दूसरे के साथ में, और इस एग्रीमेंट के तहत
मार्केट एक्सेस को एक दूसरी कंट्री के लिए काफी इजियर कर दिया है। तो अब इनको आगे ट्रेड में काफी फायदा होगा, तो इस बात को बताया गया है इस आर्टिकल में। तो दोस्तों आप एक और बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछेगी तो वो इस तरह से पूछेगी कि यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली में किस कंट्री के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, या तो ऐसे आएगा क्वेश्चन, नहीं तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी आसियान कंट्रीज हैं जिनके साथ में यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो उसमें जो है सिंगापुर और वियतनाम का नाम सामने आएगा और आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए प्रीलिम्स के पेपर में, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल वैक्सीन समिट। ग्लोबल वैक्सीन समिट को अभी रिसेंटली श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया था। इन्होंने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट को एड्रेस किया था एंड hosted by the UK Prime Minister Boris Johnson, in which over 50 countries, business leaders, UN agencies, civil societies, government ministers, head of state and country leaders, काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। अब इस समिट में करीब 7 बिलियन यूरो के आसपास की मनी को इकट्ठा किया गया था और एक गावी नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, GAVI, गावी। अभी मैं इसके बारे में बताता हूं आपको। ये एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है, इसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से याद रखना है। और इसी के अंडर में इंडिया ने 15 मिलियन $US कंट्रीब्यूट करने के लिए भी बोला है। तो दोस्तों देखते हैं अब गावी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल वैक्सीन अलायंस है। इस ऑर्गेनाइजेशन को ईयर 2000 में एस्टेब्लिश किया गया था और गावी इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस bringing together public and private sector with the shared goal of creating equal access to new and underused vaccines for children living in the world's poorest countries। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम जो होता है वर्ल्ड की जो पूरेस्ट कंट्रीज है वहां पे वैक्सीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, ताकि इक्वल एक्सेस हो सके, ताकि सभी कंट्रीज के चिल्ड्रंस तक वैक्सीन पहुंच सके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज गाफा टैक्स। तो ये जो गाफा टैक्स है ये काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है। तो गाफा टैक्स क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, उससे पहले इसका कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इन जनवरी 137 कंट्रीज एग्रीड टू नेगोशिएट अ डील ऑन हाउ टू टैक्स टेक मल्टीनेशनल्स बाय 2020 एंड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ OECD। अब OECD एक ग्रुप है, ये भी हाईली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका ग्रुप है OECD। तो उन सभी कंट्रीज ने मिलकर के ये डिसाइड किया है कि जो भी टेक मल्टीनेशनल है, अब टेक मल्टीनेशनल कंपनीज कौन कौन सी है, जैसे कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, इनके ऊपर किस तरह से टैक्स लगाया जाए और वो टैक्स बिल्कुल रैशनल टैक्स होना चाहिए। उस पर्पज से इन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जनवरी मंथ में, ठीक है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, इटली एंड स्पेन हैव ऑलरेडी सेंट अ रिप्लाई एक्सप्रेसिंग their desire to agree on fair digital tax at the level of the OECD as quickly as possible। तो इन 4 कंट्रीज ने तो ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है और इन्होंने इन हाई टेक जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू भी कर दिया है। तो इस टैक्स को नाम दिया गया है गाफा टैक्स। गाफा जो टर्म आई है वो आई है गूगल, एप्पल, फेसबुक और अमेजोन से, ठीक है। तो इज अ प्रपोज्ड डिजिटल टैक्स टू बी लेविड on large technology and internet companies। France has decided to introduce the tax 3% on revenues from digital activities। तो फ्रांस ने जो डिसाइड किया है उनके अकॉर्डिंग तो ये है कि 3% वो टैक्स लगाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो ऐसा ही कुछ इंडिया भी सोच रहा है। तो इंडिया जो है इक्वलाइजेशन लेवी की फॉर्म में जो है इस टैक्स को लगाने की सोच रहा है। तो अब उसके बारे में आपको फ्यूचर में पता चलेगा, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्रुप ऑफ 7, G7 क्लब। अब दोस्तों ये G7 जो कंट्रीज का ग्रुप है ना, ये हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज में बना ही रहता है, ठीक है। तो ये G7 के बारे में थोड़ा जानते हैं। पहले तो ये G8 के नाम से जाना जाता था। G8 के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि G8 में जो है 8 कंट्रीज आती थी, जिसमें से एक रशिया भी था, ठीक है। तो रशिया को जो है जब से क्रीमिया का उसने एनेक्सेशन किया था, जो यूक्रेन से क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ उसके बाद से रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया और ये ग्रुप बन के छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो G7 कहलाने लगा। अब G7 कंट्रीज के अंदर में कौन कौन से आती हैं, तो आप देखिए कनाडा आता है, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 कंट्रीज इस ग्रुप में आती है। और रशिया पहले आती थी और रशिया को हटा दिया गया है। और ये ग्रुप 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये कब बना हुआ है, ताकि मोटा मोटी एक आइडिया रहता है। अगर मान लो कभी को कोई क्रोनोलॉजी टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप उसको सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ये एक खास बात ये कि ये एक इनफॉर्मल फोरम है, ठीक है। आपको ये चीज को ध्यान रखना है अच्छे से। ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग है और ब्रिंगिंग टुगेदर द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। तो ये सारे इंडस्ट्रियल नेशन है, वर्ल्ड के लीड करने वाले इंडस्ट्रियल नेशन है, इन सब ने मिलकर के इस ग्रुप को बनाया है और यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होती है। तो दोस्तों एक खास बात है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको भी G7 कंट्रीज के अंडर में ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया था, पहले तो ये देखते हैं। इसका जो पर्पज है, FATF का पर्पज है, वो है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग का वॉच डॉग है ये। मतलब कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की एक्टिविटी होगी तो उन कंट्रीज पे बैन लगाने का काम करते ही है, जैसे कि उनको ग्रे लिस्ट में डाल देना या ब्लैक लिस्ट में डाल देना। तो देखो अभी पाकिस्तान है, ये आपको पता होगा, ये न्यूज में बना रहता है क्योंकि इसको जो है FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और ग्रे लिस्ट में होने के बाद में ये नुकसान है कि उन ऐसी कंट्रीज को इजीली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लोन नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज लाइकली टू रिमेन ऑन द ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि आज बन गया है, ग्रे लिस्ट में आ गया है, पाकिस्तान काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में ही चल रहा है। तो रीजन जो है वो यही है कि पाकिस्तान तो टेररिज्म का अड्डा है। तो FATF ग्रुप ने कुछ रिकमेंडेशंस रखी थी पाकिस्तान के सामने कि उनको अगर वो फुलफिल कर देता है तो फिर उसके ऊपर से ये ग्रेट लिस्ट का टैग हटा दिया जाएगा और उसको नॉर्मल लिस्ट में ला दिया जाएगा। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फॉर फेलिंग टू कंप्लाई विद इट्स डेडलाइन टू प्रोसिक्यूट एंड पेनलाइज टेररिस्ट फाइनेंसिंग इन द कंट्री। तो पाकिस्तान ने ऐसा कुछ एक्शन लिया नहीं टेररिस्ट के अगेंस्ट, तो इसी वजह से पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट के अंडर में ही आता है। FATF इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग and the intergovernmental body है, sets international standards that aim to prevent these illegal activities and harm they cause to society। तो ये इन सबको काउंटर करने की कोशिश करती है, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, उनको काउंटर करने की कोशिश करती है FATF। आगे बढ़ते हैं। इट करंटली कंप्राइजेज 37 मेंबर कंट्रीज। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रहना चाहिए कि 37 मेंबर कंट्रीज आती हैं इसमें, जिसमें से इंडिया भी एक है, ठीक है। तो 37 कंट्रीज में से इंडिया भी जो है FATF का मेंबर है, ठीक है। तो एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये भी FATF का मेंबर है, ठीक है। सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1989 बाय द ग्रुप ऑफ 7। जो G7 कंट्रीज है ना, उन्होंने ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो जुलाई 1989 में, और जबकि G7 कब बना था, 1975 में, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। इन पेरिस में इन्होंने जो है पेरिस में इसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया था, इनिशियली टू एग्जामिन एंड डेवलप मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट लेटर एक्सपांडेड इट्स मैंडेट टू इनकॉर्पोरेट एफर्ट्स टू कॉम्बैट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो पहले तो मनी लॉन्ड्रिंग के को काउंटर करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बाकी बाद में इसका गोल जो है इस तरह से चेंज हुआ कि इन्होंने फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी ऐड कर लिया, कि जो भी टेररिस्ट फाइनेंसिंग को स्प्रेड कर रही है, जो भी कंट्रीज ऐसा कर रही है, उन सबको ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, ठीक है। एंड टू काउंटर द फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन एडिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये भी इन्होंने एक और चीज है कि जो भी कंट्रीज जो है फाइनेंसिंग कर रही है ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए, उन सब कंट्रीज के अगेंस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन एक्शन लेती है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि ईरान और जो नॉर्थ कोरिया है, आपको पता ही होगा नॉर्थ कोरिया जो है और ईरान बार बार कोशिश करते हैं न्यूक्लियर वेपन बनाने की, इसलिए इन कंट्रीज के अगेंस्ट भी जो है FATF ने एक्शन लिया है और इनको ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। और आज से ही नहीं, काफी लंबे टाइम से जो है ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है, ठीक है। इस वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत खराब है और इकोनॉमिकली भी ये काफी ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज हो चुके हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था,
और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसमें मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारा एक और टेलीग्राम चैनल है जो कि आरएएस एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप आरएएस एग्जाम जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर लें। और अगर कोई भी डाउट रह गया हो, आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो देखी तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।